बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 14 पे थे हम। चैप्टर नंबर 14 का आज हम जो पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेल्टा एंड ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डेल्टा एंड ड्यूटी की जो डेफिनीशन है ये भी पेपर में अक्सर आती है, और उसके बाद इनके जो ड्राइव फार्मूला है उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल ये भी मस्ट आते हैं पेपर में। तो लिहाजा डेल्टा जो है ये बेसिकली है क्या। डेल्टा जिस तरह इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द क्रॉप इज इन द फील्ड। यानी कि टोटल डेप्थ पानी की जो कि ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड हमें वो प्रोवाइड करनी पड़ती है उस क्रॉप को, उस टोटल डेप्थ को हम जो है डेल्टा बोल देंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम एग्जाम्पल फ़र्ज़ कर लें कि चावल की फसल को हर दफ़ा जब आपने पानी देना है तो 2-2 इंच या 3 इंच, सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 इंच में आप डेप्थ में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके टोटल क्रॉप पीरियड जो है मतलब 3 मंथ्स का है, तो टोटल क्रॉप पीरियड में आपने उसको सपोज 20 टाइम्स उसकी वाटरिंग करनी है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंच से तो हो जाएगा 40 इंच। हर दफ़ा 2 इंच आपने पानी प्रोवाइड करना है, तो 20 टाइम्स आपने देना है, 20 दफ़ा 20 दफ़ा देना है पानी, तो हर दफ़ा 2 इंच, तो एक दफ़ा की जो डेप्थ है वो 2 इंच है। 20 टाइम्स की डेप्थ आपकी टोटल बन जाएगी 40 इंच। तो 40 इंच जो है आपका वो डेल्टा बन जाएगा किस क्रॉप के लिए, चावल की फसल के लिए। ये हमने सपोज की थी ये इसकी क्वांटिटी। तो इसका एक टेबल भी हमें प्रोवाइड किया गया है कि किस फसल के लिए डेल्टा क्या होगा, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे राइस के लिए 48 इंच है, राइस के लिए 48 इंच डेल्टा है, मतलब 48 इंच की डेप्थ तक उसकी टोटल पीरियड जो क्रॉप पीरियड है उसको तैयार होने तक पानी 48 इंच तक प्रोवाइड करना पड़ता है। इसी तरह शुगर केन है, गन्ना, उसके लिए भी 48 इंच। इसके अलावा टोबैको या तंबाकू जिसको हम उर्दू में बोलते हैं उसके लिए 30 इंचज़ है। कॉटन 20 इंचज़, वीट 12 इंचज़ एंड मेज़ 10 इंचज़। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स के लिए उनका जो है वो डेल्टा उसका टेबल दिया गया आपकी बुक में। उसके अलावा ड्यूटी, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म ड्यूटी। ड्यूटी क्या है बेसिकली? ड्यूटी को अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये जो डेफिनेशन दी गई है कि नंबर ऑफ हेक्टर्स दैट कैन बी इरीगेटेड बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एट the rate of 1 cubic through the base provided या बेस पीरियड, सॉरी दोबारा इसको रिटेक करूंगा इस डेफिनेशन को। तो ड्यूटी की जो डेफिनेशन बनती है वो है नंबर ऑफ हेक्टर्स दैट कैन बी इरीगेटेड बाय कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 cubic थ्रू आउट द बेस पीरियड। मतलब टोटल जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड होता क्या है कि मतलब शुरू से लेके एंड तक उसके जो पानी का वो लगाने का ड्यूरेशन है, फसल के लगाने से लेके उसके बर्दाश्त करने तक जो पीरियड है उसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। तो उस बेस पीरियड के दौरान वो कह रहा है कि 1 क्यूबिक वाटर, क्यूबिक, व्हाट इज क्यूबिक? क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये एक यूनिट है पानी का। तो इस मिकदार से जितने हेक्टर्स एरिया को इरिगेट किया जा सकता हो वो एरिया जो है वो ड्यूटी कहलाता है उस पानी की। मतलब 1 क्यूबिक पानी की जो वो एरिया, जितना एरिया उसकी 1 क्यूबिक पानी से इरिगेट किया जा सकेगा ड्यूरिंग टोटल बेस पीरियड, ठीक है, तो उस यूनिट वाटर का वो ड्यूटी कहलाएगा। यूनिट वाटर की ड्यूटी वो टोटल एरिया होगा जिससे 1 क्यूबिक वाटर से जितने एरिया को हम इरिगेट कर पाएंगे।
वो उसकी ड्यूटी कहलाएगा। ड्यूटी और डेल्टा का जब न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा तो उस न्यूमेरिकल सेक्शन को में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक ड्राइव किया गया फार्मूला वो D इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी। बी इज बेसिकली बेस पीरियड, बी इज बेस पीरियड एंड डेल्टा जो है ये हमने जो ऊपर डिफाइन किया कि जितना वाटर जो है उसको क्रॉप को एंटायर जो उसका पीरियड है उसके दौरान जितना रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोल देते हैं, उसकी डेप्थ को। तो वो भी हमें अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी जाए क्वेश्चन में तो, और उसके बाद उसका पीरियड भी दिया जाए कि इसका 124 दिन पीरियड है इस क्रॉप का पानी लगाने का जो है, या 130 है, 150 है, तो वो हम बी की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू 8.64 जो ऑलरेडी गिवन ओवर डेल्टा की वैल्यू जो है जितने इंच के लिए पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्यूटी की वैल्यू मिल जाएगी। और इन अदर केस अगर ड्यूटी की वैल्यू दी गई हो तो डेल्टा फाइंड करना है तो ड्यूटी जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, डी और डेल्टा हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ड्यूटी। ड्यूटी जो हमने डिस्कस किया कि यूनिट वाटर से जितने एरिया को इरिगेट किया जा सकता है वो ड्यूटी कहलाता है। अब इसके ऊपर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले बेस पीरियड है, तो बेस पीरियड जैसा कि अगर फसलों का बेस पीरियड ज़्यादा होगा तो मतलूबा पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड वाटर की मिकदार डेफिनेटली बढ़ जाएगी और जिससे ड्यूटी कम हो जाएगी। ये याद रखें, बेस पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूटी। मतलब बेस पीरियड बढ़ गया, किसी भी फसल का बेस पीरियड ज़्यादा है तो उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। मतलब पानी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा पानी वहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है तो जाहिर है कि ज़्यादा पानी से फसल कम ही पक रही है ना, तो उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। बारिश की मिकदार और इलाके की आबोहवा, डेफिनेटली बारिश की मिकदार या उस एटमॉस्फेयर जो है उस क्लाइमेट उस एरिया का और अमाउंट ऑफ रेन जो है ये किस तरह अफेक्ट करेगी कि अगर उस एरिया में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो चूँकि मॉइस्चर उस बारिश की वजह से वहाँ पे सॉइल की रिक्वायरमेंट और क्रॉप की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, तो आपको कम पानी से वो ज़्यादा फसल उगा सकते हो। इरिगेशन सिस्टम से जो आप पानी दे रहे हो कम पानी से ज़्यादा फसलों को उगा पाओगे, तो लिहाजा ड्यूटी बढ़ जाएगी। ऐसी आबो हवा में जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, करेक्टर ऑफ सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो करेक्टर ऑफ सॉइल जैसा आपको जिस तरह पहले डिस्कस सॉइल मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं, जिस तरह सैंडी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट सॉइल की जो टाइप्स हैं उसमें जिस तरह हमें पता है कि ये ड्रेनेज की कैपेबिलिटी भी इस तरह बढ़ जाती है। मतलब सैंडी सॉइल के ऊपर आप जितना भी पानी लगा लो वो ड्रेन आउट कर देती है उस वाटर को नीचे, ठीक है, फिर दोबारा आपको वाटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर क्लेई सॉइल है, उसकी एग्जांपल ले लें तो क्लेई सॉइल एक ऐसी सॉइल की टाइप है जो कि उसको ड्रेन आउट नहीं करती, जो पानी आपने उसको दिया उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है और उसको ड्रेन आउट नहीं करती जब तक पौधे उसको एब्जॉर्ब ना कर लें, ठीक है, या एवेपोरेशन ना हो जाए। तो लिहाजा अगर हमारी सॉइल क्लेई है तो उसमें कम पानी से ज़्यादा फसल उगाने के चांसेस हैं। तो अगर क्लेई सॉइल है तो हमारा जो ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर सैंडी सॉइल है जिसमें आप क्रॉप को ग्रो करने जा रहे हो तो उसमें ड्यूटी कम हो जाएगी, आपको पानी ज़्यादा देना पड़ता है। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप ऑफ क्रॉप। डेफिनेटली क्रॉप की टाइप पे भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह अगर गंदम वीट को आप ले लो और उसके कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो किसके साथ, राइस के साथ। राइस और वीट इनका जैसा कि हमने डिस्कस किया डेल्टा जो उनकी डेप्थ में पानी दिया जाता है टोटल क्रॉप पीरियड के दौरान, जो राइस है 48 इंचेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह वीट के लिए जो है वो 12 इंचेस। तो मतलब क्या है कि 4 टाइम्स ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है किसके लिए,
राइस के लिए एज कंपेयर टू वीट। तो ड्यूटी किसकी ज़्यादा होगी? ड्यूटी डेफिनेटली वीट की ज़्यादा होगी। मतलब वीट जो है, गंदम जो है, वो कम पानी से ज़्यादा फसल जो है वो उगाई जा सकती है। ठीक है, तो जो राइस है वो अगर एक क्वांटिटी हम रख लें तो उससे सपोज गंदम है, गंदम चूँकि 1:4 है इनका आपस में, तो अगर उसी एक पानी की क्वांटिटी से 1000 एकड़ गंदम उगाई जा रही है, तो उसी क्वांटिटी से कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए जो कि हमें वो इसका डेल्टा की वैल्यू बता रही है कि 48 डेल्टा है किसके लिए, उसके चावल की फसल के लिए, और 12 इंच डेल्टा है वीट के लिए। तो उसके मुकाबले जिस जगह पे 1000 एकड़ आपने गंदम उगानी है, अगर राइस अगर उसी पानी से उगाना चाहेंगे तो डेफिनेटली 250 एकड़ में, मतलब 250 एकड़ में वो सिर्फ चावल उगाया जा सकेगा हमसे। ठीक है, तो लिहाजा ये इसका फ़र्क है क्रॉप का। अगर क्रॉप वेरी कर रही है तो डेफिनेटली आपका ड्यूटी भी वेरी करेगी। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, डेफिनेटली मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, आपका हल चलाने का प्लोइंग मेथड जो है, आपका प्लो कर रहे हो, आप जब हल चलाते हो तो आप मट्टी को नरम करते हुए अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में मट्टी को नरम कर देते हो तो डेफिनेटली सीपेज ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। और अगर आपने सिर्फ अपर सरफेस अप टू 6 इंच उसको ही प्लो किया है तो डेफिनेटली उतनी ही सरफेस को आपको इरिगेट, उसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो वो प्लोइंग मेथड बहुत ज़्यादा आपका, या उसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इस तरह क्वालिटी ऑफ वाटर बिल्कुल डेफिनेटली ये भी इफेक्ट करेगा। किस तरह, अगर आप पानी जो है वो इस तरह का दे रहे हो, प्योर वाटर दे रहे हो, क्योंकि फसलों के लिए भी पानी ऐसा चाहिए जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा, वो नमकियात होने चाहिए उसमें डेफिनेटली, जो कि फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप सेलिनिटी की बात करो तो जो नमकियात जो कि ज़मीन को भी बंजर बनाने में मदद देते हैं, वो नमकियात उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। अगर नमकियात ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसमें जो पानी है आपको ज़्यादा वो रिक्वायर्ड होता है, नीचे पेनिट्रेट करता जाएगा उन नमकियात की वजह से, जो कि अफेक्ट करेगा किसको, ड्यूटी की उसकी क्वांटिटी को। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर हम अच्छा क्वालिटी वाला वाटर जो है वो दे रहे हैं तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, वो जो मेथड हमने नेक्स्ट गालबन इसमें चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम में हम जो मेथड अडॉप्ट करते हैं, जिसमें स्प्रिंकलिंग इरिगेशन आती है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन आती है, जिसमें फ्लडिंग का मेथड आता है, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि आप फ्लड कर देते हो पानी को, आपके पास वाफर मिकदार में है, सरफेस इरिगेशन कर रहे हो, तो आप एक पूरा जो आपका वो प्लॉट है उसमें पानी खड़ा करना है। हालांकि हमें ज़रूरत होती है कि पौधों की ज़रूरत को पूरा किया जाए। तो अगर हम फ्लडिंग का मेथड कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सेसिव वाटर दिया जाता है, वो पानी ज़ाया भी होता है हमारा। अगर जिस तरह यूरोप में अप्लाई किया जाता है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो उसमें इजाफी पानी ज़ाया नहीं होता, उसमें जो पानी पौधे की नीड के लिए रिक्वायर्ड है वही प्रोवाइड किया जाता है। तो वो लोग कम पानी से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, हम ज़्यादा पानी से वही मतलब कम फसलें उगा रहे हैं। तो ये फ़र्क है। अगर हम अपना मेथड चेंज कर लें, इरिगेशन का अप्लाइंग वाटर का मेथड जो है वो अगर हम वो अडॉप्ट करें, या स्प्रिंकलिंग इरिगेशन को अडॉप्ट कर लें, या ड्रिप इरिगेशन को अडॉप्ट कर लें, डेफिनेटली हमारी ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी ये भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। किस तरह अफेक्ट करेगी? प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी, ये थोड़ा हमें वो कट करना होगा, तो चलने दे बस, इसको मैं बता देता हूँ। ये अभी इन्होंने किस तरह बता दिया, ये प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ड्यूटी।
तो प्लेस ऑफ मेजरमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, प्लेस ऑफ मेजरमेंट में ये है कि अगर किसी भी नहर से पानी लेके आप खेत को लगा रहे हो, तो अगर वही नहर से जो पानी निकला फ़ौरन ही नहर से निकलने के बाद आउटलेट में आने के बाद आप अपने खेत को लगा लेते हो, तो डेफिनेटली बीच में लॉसेस कम आएंगे, तो इसलिए कम जो वाटर से ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है। लेकिन अगर आप उसी नहर से निकले हुए पानी को अगर आप बहुत दूर ले जाके किसी आउटलेट के एंड पे, टेल एंड पे ले जाके उसको इरिगेट करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली रास्ते में बहुत ज़्यादा लॉसेस आ जाएंगे। तो उन लॉसेस की वजह से वो पानी जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है उसी फसल को उगाने के लिए, तो ड्यूटी कम हो जाएगी टेल पे जाके। अगर हेड है उस आउटलेट का, उसके करीब फसल उगाई जा रही है, तो डेफिनेटली ड्यूटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्सेज। तो डेफिनेटली जो आपकी कैनाल, जो वाटर चैनल है, उसकी कंडीशन और आपके वाटर कोर्स की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वो किस तरह मैटर करेगी, तो उसके लिए चूँकि अगर वो उसकी सफाई नहीं हुई, उसमें जगह जगह पे पौधे उगे हुए हैं, घास उगा हुआ है, तो वो रुकावट क्रिएट करेंगे उसके फ़्लो में, वाटर के फ़्लो में। और इसी तरह अगर उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं की जाती, तो उसमें होल्स वगैरह भी हो चुके होंगे, डिफरेंट जो जानवर हैं वो उसमें सुराख कर देते हैं, जो बिलों में रहते हैं, बिलें बनी होती हैं, उन बिलों के थ्रू क्या होता है, पानी जो है वो ज़ाया होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर होती है, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ड्यूटी के कम और ज़्यादा होने में। इसी तरह कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, और आप कंटिन्यूस जो सप्लाई दे रहे हैं पानी की, तो वो भी ये जो सप्लाई का मेथड है कि आप कंटिन्यूस दे रहे हो कि या डिस्कनेक्ट करके दे रहे हो, कभी दिया कभी बाद में फिर दोबारा दिया, तो इस तरह ये भी इसके ऊपर अफेक्ट करता है ड्यूटी की वैल्यू पे। तो अगर नहरों में पानी का मुसलसल फराम किया जाए तो ड्यूटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्यूटी किस तरह ज़्यादा होगी कि अगर आपने पानी वो उसको दिया, जो उसको उसकी सॉइल को वेट करने के लिए या उसके पेंदे को वेट करने के लिए पानी रिक्वायर्ड था, जो ज़ाया होना था, वो एक दफ़ा हो जाता है। अब कंटिन्यूस जो है ना वो पानी वहाँ से फ़्लो करता रहता है, तो क्या होता है कि वो पानी जो एक दफ़ा उसको अब्जॉर्प्शन में यूज़ करना था सॉइल को, वो कर लिया, नेक्स्ट जो है जितना भी पानी आएगा वो फ़्लो में आएगा, और वो फ़्लो जो है आपकी फसलों की तरफ जाता जाएगा, तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिस्कनेक्ट करके करोगे तो डेफिनेटली हर दफ़ा जो है वो जो पानी है उसका वेस्टेज ज़्यादा होगी, उस वेस्टेज की वजह से, वो लॉस की वजह से ड्यूटी के ऊपर अफेक्ट करेगा। रेट ऑफ वाटर टैक्स, नेक्स्ट फाइनल हमारा जो टॉपिक है, इसका जो पॉइंट नंबर 11, वो रेट ऑफ वाटर टैक्स। तो इसमें जो पॉइंट दिया गया है कि अगर वाटर टैक्सेस अगर आप ज़्यादा लगाओगे, जो टैक्स चार्ज किया जाता है किसानों से, तो वो फिर क्वालिटी कास्ट मोर वाली बात हो जाती है। अगर ज़्यादा महंगी कोई चीज़ मिल रही होगी तो वो एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, तो इसलिए ड्यूटी भी कह रहे हैं बढ़ जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेल्टा को डिस्कस किया, ड्यूटी को डिस्कस किया, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ड्यूटी उनके बारे में डिस्कशन हुई। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा फाइंड करने का या ड्यूटी फाइंड करने का जो फार्मूला था, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है इस चैप्टर की, 14th चैप्टर की, तो उसमें उसकी जो स्टेटमेंट है, एन इरिगेशन चैनल रन्स फॉर 125 डेज इन अ सीजन व्हेन wheat is grown. Total depth of the water delta is found to be 38 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें ये बेस जो हमें इस फार्मूले में भी दिया गया है, ये बेस पीरियड बता दिया 125 डेज, और डेल्टा भी बता दिया 38 सेंटीमीटर। तो डेल्टा की हमें वैल्यू भी मिल गई, वे ये डेल्टा की वैल्यू है, वैल्यू इसकी भी मिल गई। अब फाइंड द ड्यूटी, ड्यूटी हमें फाइंड करनी है, तो ड्यूटी डी फॉर ड्यूटी है, ये हमने फाइंड करना है। डेल्टा यहाँ से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी उधर चला जाएगा इस फार्मूले में, और बी की वैल्यू 125 जब पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो कैलकुलेट करने से 2845 क्यूबिक पर हेक्टर्स। तो ड्यूटी इज़ फाउंड टू बी 2845 हेक्टर्स पर क्यूबिक, ये हमारे पास ड्यूटी आई। ये इसका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था, मतलब हाँ, इससे हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा या ड्यूटी हमें उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है।
तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो, इसको ज़रा पॉज करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग ड्यूटी। जो ड्यूटी हमने डिस्कस की उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हाउ टू इम्प्रूव ड्यूटी। तो उसके जो मेथड्स हैं वो पहला मेथड जिस तरह है इसमें डिस्कस किया गया है प्रॉपर प्लोइंग। प्लोइंग का जो मेथड है, हाल चलाने का जो मेथड है, उसको अगर हम प्रॉपरली कर लें या सही तरीके से उसमें प्लोइंग करें फील्ड में, तो इससे भी जिस तरह मैंने कहा कि ज़्यादा डेप्थ में अगर प्लोइंग करेंगे तो उससे भी आपको पानी ज़्यादा फिर वो देना पड़ता है। अगर अपर सरफेस जो कि अप टू 6 इंच जिसमें रूट्स होती हैं पौधे की, तो ग्रो करने के लिए जितनी डेप्थ चाहिए पौधे को उतनी ही में अगर आप प्लोइंग करेंगे तो हमें पानी कम लगाना पड़ेगा, तो उसमें हमारी ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। सेकंड, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर। मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर, जिस तरह मैंने कहा कि हम जिस तरीके से पानी अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में जो अभी हमारा चल रहा है फरो सिस्टम है। फरो सिस्टम मतलब हमने एक पूरे प्लाट को प्लो किया, उसके बाद उसमें फरोज बनाई, मतलब आपने रुकावटें खड़ी की छोटी छोटी, तो एक हिस्से को जब इरिगेट कर लेते हैं फिर उसमें से हम होल करते हैं, सुराख करते हैं, उसके बाद फिर अगले हिस्से को करते हैं। तो ये हमारा फरो मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट, फरो के सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली आपका ये प्लाट था, आपने इधर से इरिगेशन सिस्टम आपका वो वाटर कोर्स आ रहा है, यहाँ से आपने पानी अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया छोटे छोटे फरोज में। तो यहाँ से जब तक पानी इसको टोटली इरिगेट नहीं करेगा, उसके बाद जब यहाँ से पानी इसको इरिगेट कर लेता है तो यहाँ से हम इससे कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर कट लगाते हैं तो इस हिस्से को भी इरिगेट करेगा। ये फरो मेथड है। इस तरह कंटोर मेथड बेसिकली हिली एरिया में लगाया जाता है, जहाँ पे स्लोप होती है, स्लोप के ऊपर हम मुख्तलिफ जो हैं पत्थर वगैरह लगा के उस लेवल को बराबर कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है उधर भी इसी तरह रुकावटें खड़ी करके उसको बराबर कर लेते हैं। तो ये एक डिफरेंट लेवल के हमारे पास छोटे छोटे प्लाट्स आ जाते हैं जिनको हम कंटोर सिस्टम बोलते हैं। जिस तरह सर्वेइंग में कंटोरिंग को डिस्कस किया था कि डिफरेंट एलिवेशंस की लाइंस जो होती हैं उनको कंटोर करनी है, और हर लाइन का जो एलिवेशन है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको हम कंटोर बोलते हैं, कंटोर लाइन बोलते हैं। इसी रेफरेंस से, चूँकि हर प्लाट जो है एक लेवल पे होता है, तो हम इसको कंटोर मेथड बोलते हैं। ये अप्लाई कर लिया था। मतलब कंटोर मेथड में क्या होता है, पहले ऊपर वाला प्लाट को हमने इरिगेट किया, उसके बाद नीचे हमने इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है ऑर्चर्ड सिस्टम। ऑर्चर्ड मतलब अगर कोई बाग हमने लगाया हुआ है तो उस बाग में अगर पानी लगाना है तो उसमें हम बेसन सिस्टम करते हैं। हर दरख्त के जड़ों के करीब हम वो उसको गड़ा बना देते हैं, और उस या सेंटर में एक हमने गड़ा बना लिया, उसमें पानी स्टोर किया, और इनकी जड़ें जो हैं चूँकि वहाँ से पानी ऑब्जॉर्ब कर दी हैं, तो ये बेसन सिस्टम होता है। फ्री फ्लडिंग जो है, जिस तरह फ्री फ्लडिंग में क्या पूरे प्लाट में हम क्या करते हैं, ओपन पानी छोड़ देते हैं, तो ये फ्री फ्लडिंग सिस्टम है। अगर ये सिस्टम हम मतलब वो कर लें, फ्री फ्लडिंग के बजाय हम फरो सिस्टम कर लें, कंटोरिंग वाला सिस्टम भी हिली एरिया में अडॉप्ट कर लें, और ऑर्चर्ड वगैरह के लिए अगर हम बेसन सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, तो हम इसको क्वालिटी को, इसकी जो हमारी जो है ड्यूटी की उसकी इम्प्रूव हो सकती है, ड्यूटी बढ़ सकती है। इसी तरह कैनल जो लाइनिंग है, मतलब हमारी जो कैनाल्स हैं जो उनकी अगर लाइनिंग कर ली जाए, उनको पक्का कर लिया जाए, और उसमें जो पानी के ज़ाया होने के चांसेस हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर लें, तो तब भी ड्यूटी बढ़ सकती है। उनको पक्का करने को हम लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन लॉसेस, जो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लॉसेस होते हैं सुराखों के ज़रिए, सीपेज के ज़रिए, तो ये लॉसेस हैं, अगर इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तब भी बढ़ जाएगा। क्रॉप रोटेशन, अगर हम अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो क्रॉप्स को रोटेट करें, मतलब एक ही क्रॉप को नहीं बार बार ग्रो करते जाएं, बल्कि उसको चेंज करें, तो तब भी इसमें फ़र्क आएगा डेफिनेटली। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स है। तो ये इनके कहने के अकॉर्डिंगली टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ा लोगे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करोगे, तो लोग जो हैं एहतियात से यूज़ करेंगे, तो इससे भी ड्यूटी बढ़ेगी पानी को। फिर है रोल ऑफ कैनाल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कैनाल्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह हर सूबे का सूबाई सतह पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो सुपरवाइज़ करते हैं प्रॉपरली, अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा करें
तो तब भी ड्यूटी की वो वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे जी हमारे आज के टॉपिक डेल्टा और ड्यूटी से रेलेवेंट, जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।